इसके ऊपर से अगर हम एक स्ट्रिंग पास होती है ऐसे, इस पे एक बॉडी लटका सकते हैं, एक ये होती है इस पे, ये ऐसे स्ट्रिंग पास हो रही है और यहाँ से एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर देते हैं, तो ये दोनों बेटा हमारी कहलाती है साइड आर्म, ठीक है, और ये कहलाती है मेन आर्म। आइडियल पुली जो होती है, देखो कोई आया क्या? आइडियल पुली के कुछ अजम्पशंस होते हैं कि कैसी होती है आइडियल पुली। तो सबसे पहले तो हम बच्चों इसको मासलेस मानते हैं, मासलेस एज्यूम करते हैं, और फ्रिक्शनलेस एज्यूम करते हैं। मासलेस और फ्रिक्शनलेस मान के चलते हैं। बेटा फ्रिक्शनलेस का मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन कहीं नहीं होगा, स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, एक तो ये अजम्पशन मान के चलेंगे। वैसे आइडियल का मतलब होता है फ्रिक्शनलेस, मतलब कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, एट एवरी पॉइंट देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। मासलेस का मतलब इसका खुद का मास जीरो है, बहुत ही हल्की है, वेरी लाइट पुली। तो ये एक स्ट्रिंग जनरली होती है, ये जो दोनों हैं इन्हें साइड आर्म बोलते हैं, इन्हीं से हम बॉडी लटकाया करेंगे, ठीक है, आगे चल के। तो ये साइड आर्म जनरली बेटा एक स्ट्रिंग से बनी होती है, और ये जो मेन आर्म होती है ये जनरली, हो सकता है यही स्ट्रिंग घूम के लगी हो यहाँ पर भी, बट जनरली डिफरेंट स्ट्रिंग होती है। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टेंशन वगैरह क्या होता है। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है कि एक मासलेस अगर स्ट्रिंग है तो उसमें पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म टेंशन होता है ना, टेंशन कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर मोशन समझाऊं पुली का, देखो जरा ध्यान से, ये मान लेते हैं पुली है हमारी, और एक स्ट्रिंग ये है ऐसे पास हो, ये पुली है। तो अगर मैं इस पुली पे टेंशन अप्लाई करूं, टेंशन एक्टिंग ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग, तो बॉडी पे टेंशन हमेशा कैसे लगता है, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, पुलिंग नेचर का फोर्स होता है। कोई भी रस्सी धागा अपनी तरफ फोर्स लगाता है हमेशा, तो इस पुली को यहां से धागा कैसे खींचेगा, इस तरह से, टेंशन टी, बताओ बेटा। और यहाँ पे टेंशन कैसे लग रहा होगा, इस तरह से, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। शाश्वत लास्ट लेक्चर अटेंड किया है ना तुमने ऑनलाइन, छोड़ा आए थे? अच्छा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सॉरी T1 मान लेते हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन डिफरेंट होगा, T1 मान लेते हैं। अब ये पुली कैसी है, मासलेस है। तो बच्चों अगर पुली मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है, तो इसका मास जीरो है, इक्वल टू जीरो नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आइडियल कुछ होता ही नहीं, ठीक है, बस बहुत हल्की है, 10 to 0। मान लेते हैं पुली किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही, मान लेते हैं ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ, किसी भी एक डायरेक्शन में मान लो। अब बेटा जब मास ही नहीं है तो मैं वेट क्या दिखाऊं, चलो कह रहे हो तो दिखा देता हूं। तो शुरुआत में मान लेते हैं कि 1 mg लगेगा, यस पुली का वेट मान लेते हैं, बाद में m की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ लिखते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या लिखेंगे, T1 माइनस 2T माइनस mg, ये F हो गया। सबको समझ आ रहा है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव लिखते थे, अपोजिट वाले सारे नेगेटिव, इज इक्वल टू m 0 है, ये भी 0 कर दो, ये भी 0 कर दो, तो T1 कितना आ गया। इसका मतलब है मेन आर्म का टेंशन कितना होता है, T और T का सम के बराबर। समझ आ रही बात? लेकिन शर्त है, 2 शर्तें हैं यहाँ पर, हमेशा 2T नहीं होता। पहली शर्त यह है कि ये तीनों आर्म, ये दोनों साइड आर्म और मेन आर्म पैरेलल होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम लाइन का अलोंग। और तीसरी चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि ये स्ट्रिंग अलग हो और ये अलग हो, ये डिफरेंट स्ट्रिंग होनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा, कभी कभी ये स्ट्रिंग ऐसे लाते हैं, पुली लगा के घुमा के यही कनेक्ट कर देते हैं, तो अगर वही स्ट्रिंग होगी घूम के कनेक्ट हो जाएगी, तब तो स्ट्रिंग का टेंशन सेम हो जाएगा, तब तो मेन आर्म वाला भी टी हो जाएगा। उस समय क्या परेशानियां आती हैं और क्या चेंजेस आते हैं वो हम समय के साथ धीरे धीरे सिखाएंगे। लेकिन 2 बातें हैं, अगर ये टी और टी है तो ये 2T तब होता है जब एक तो ये डिफरेंट स्ट्रिंग से बना हो और दूसरा ये वाला इन दोनों के क्या हो, पैरेलल, ठीक है। मान लो पैरेलल नहीं है, दूसरा फोटो देखो, मान लो एक आर्म इस तरह से जा रही है और एक आर्म इस तरह से जा रही है,
ज्वाइन करो, देखो कौन आया। सौरभ, सौरभ आया। तो ये इसमें टेंशन T1 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे बेटा, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मास ही जीरो है ना। F इज इक्वल टू ma अगर लगा रहे हो और बॉडी में मास नहीं है, तो ऐसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज क्या होगा, जीरो। तो देखो तुम इस डायरेक्शन में देखो, ये t cos थीटा है, इसका एक कंपोनेंट ये t cos थीटा है। इधर वाले कंपोनेंट के बारे में मैं नहीं सोच रहा। इस लाइन के अलोंग अगर न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो T1 की वैल्यू इस बार 2t cos थीटा है। कितनी आएगी? 2t cos थीटा है। 2t नहीं आएगी, है ना। तो हमेशा 2t नहीं होता, मेन आर्म का टेंशन हमेशा 2t नहीं होता। मान लो ऐसी सिचुएशन मिल जाए आपको कोई, ये मेन आर्म है, ये टेंशन है, ये साइड आर्म एक ऐसे है और एक साइड आर्म ऐसे। क्यों, किसी इंस्टेंट पे ये सिचुएशन हो तो इसका ये कंपोनेंट आएगा। अब इस कंपोनेंट का क्या हुआ वो मत सोचो, वो इधर की तरफ भागेगी पुली, वो अलग बात है, उसको कोई होगा बैलेंस कर रहा होगा। पर अगर ऐसा स्ट्रिंग ऐसे पास हो रही हो और ये वाली स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड हो, तो इस लाइन के अलोंग अगर न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो T1 की वैल्यू आएगी T प्लस T cos। समझ में आ रही बात? तो मेन आर्म का टेंशन जो बच्चे रटे रहते हैं कि 2t होता है हमेशा, वो गलत है। 2t होता है, पर कब होता है? जब मेन आर्म डिफरेंट स्ट्रिंग से बनी हो और ये तीनों आर्म कैसी हो, पैरेलल। अगर किसी एंगल वेंगल का केस होगा तो कहानी में चेंज आ जाएगा, ट्विस्ट आ जाएगा। ठीक, चलो आयुष जी लिख लीजिए। सभी को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की असाइनमेंट मिल चुकी है ना? गुड, लेके आना है जब तक खत्म ना हो जाए। कुछ क्वेश्चंस भी दिए होंगे मैंने करने के लिए। देखो कौन आया, ज्वाइन करो। आ जाओ। लिख लिया बेटा? और थोड़ा सा टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखते हैं। किसी पुली और इस पुली वाले सवालों में टेंशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं कुछ डायग्राम बनाता हूं। यहां से एक स्ट्रिंग है, इससे एक पुली लटकी हुई है, फिर एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है।
आए कुछ डायग्राम्स में हम टेंशन्स को डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे बेटा ये है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग ये है, एक ये है, तो ये वाली स्ट्रिंग सेम है तो इसमें टेंशन सेम होगा। और बॉडी पे हमेशा कैसे लगेगा, बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ। तो जो भी मैं टेंशन दिखाऊंगा डायरेक्शन उसकी या तो बॉडी पर दिखा रहा हूँ या पुली पे, ठीक है। तो पुली पे ऐसे लगेगा नीचे की तरफ, यहाँ पर भी पुली पे नीचे की तरफ लगेगा। ये टी और टी है तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, 2T। ये पुली पे ऊपर की तरफ लगेगा, सीलिंग पे नीचे की तरफ लगेगा। बताओ बेटा, ठीक है। अब देखो, ये देखो बेटा, ये वाली स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग है, ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है, सेम होता है। और ये साइड आर्म है, ये मेन आर्म। तो अगर मैं इसका टेंशन टी मान लूं इस वाले में, तो ये बॉडी पे इस तरह से लग रहा होगा, पुली पे इस तरह से लगेगा। यहाँ पर इस पुली पे नीचे की तरफ लगेगा ऐसे, इस वाली पुली पे ऐसे लगेगा टी। टेंशन सेम होगा। यहाँ पर इस पुली पे यहाँ पे कैसे लगेगा, इस तरह से। और इस सपोर्ट पे कैसे लगेगा, ऐसे, ठीक है। हमें बॉडी वाले, अब देखो ये टी और टी है तो ये साइड आर्म हो गई और ये सेंटर से कनेक्टेड मेन आर्म है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पुली पे डाउनवर्ड लगेगा 2T और बॉडी पे किधर लगेगा, अपवर्ड। बॉडी पे ऊपर की तरफ लगेगा 2T। ऐसे डिवाइड करेंगे। इस बॉडी पे टेंशन T लग रहा होगा, इस बॉडी पे कितना लग रहा होगा, 2T लगेगा। समझ आ रही बात ना। यहाँ देखो, देखो ये वाली स्ट्रिंग देखो पूरी घूम की है, इस पूरी स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन सेम होगा। तो मैं इसको टी मान लेता हूं, तो ये पूरा यहाँ पे पुली पे ऐसे लगेगा, पुली पे ऐसे, यहाँ पे इस वाली पुली पे टी ऐसे लगेगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ तक टी आएगा, ये पूरे में टी होगा। फिर ये टी और टी है और ये पुली हमारी मासलेस है और ये डिफरेंट स्ट्रिंग है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 2T। इस पुली पे डाउनवर्ड और इस पुली पे वही अपवर्ड। यहाँ पर ये भी 2T हो जाएगा। देखो ये 2T और 2T है तो ये वाले पे कितना हो जाएगा, 4T। इसका डबल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। सेम रूल से अप्लाई कर रहे हैं। समझ आ रही बात। तो इस तरह से टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बेटा। सर 40 वाला बता दीजिए फिर से। 40 ऐसा ना बेटा, इस पुली को देखो ना सुप्रीत, इस पुली को देखो तो इस वाले में ये वाला 2T है, ये दोनों साइड आर्म है, 2T 2T है तो मेन आर्म में इन दोनों का एडिशन हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा ना 4T। अगर ये T और T होता तो 2T हो जाता, पर ये खुद 2T 2T है तो ये वाला 4T हो जाएगा। यस सर। अब हम सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि पुली के सवालों में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करते हैं। बाकी जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बहुत सारे डायग्राम आएंगे। अभी बहुत सारे डायग्राम खेलने का तो कोई मेरा मन है नहीं। अब लॉजिक समझ लो क्या है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, सिंगल पुली प्रॉब्लम से बच्चों शुरू करते हैं कि कैसे सवाल बनते हैं। मान लेते हैं ये एक स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, M1 M2, और बच्चों M2 बड़ा है M1 से, ये गिवन है। तो अब आपसे यहाँ पर दो चीजें यहाँ पे पूछी जा रही है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, और टेंशन फोर्स। एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन फोर्स कितना होगा, ये बताना।
तो सबसे पहले बच्चों बिल्कुल बेसिक है, जो पुराना पढ़ के आया वही यूज होगा। सबसे पहले हम दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस वाली बॉडी पे देखो एक टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा टी, और इसका वेट ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड पुल कर रही होगी m1g। इस पे भी बॉडी का वेट डाउनवर्ड लगेगा और टेंशन क्या लगेगा, अपवर्ड। अब इसको ऐसे सोचो कि इसका वेट भी इसको नीचे खींच रहा होगा, इसका वेट भी इसको नीचे खींच रहा होगा। अब ये बहुत ही समझदारी वाली बात है और सब बहुत आसानी से समझ भी सकते हो आप कि यहाँ पर जिस वाली बॉडी पे डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा होगा वो वाली बॉडी डाउनवर्ड चली जाएगी, और जो हल्की वाली बॉडी है या जिसपे फोर्स कम लग रहा है डाउनवर्ड, वो ऊपर जाएगी। कनेक्टेड है ना, एक ही बॉडी ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी। तो अगर m2 m1 से बड़ा है तो ये वाला वेट ज्यादा होगा, तो बताओ छोड़ोगे कौन नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। अच्छा ये भी समझदारी वाली बात है कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, है ना। बाकी कंस्ट्रेंट रिलेशन आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को तो समझ में आएगी बात। तो जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। सिमिलरली जितनी इसकी वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड, मतलब वेक्टोरियली नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्शन अलग अलग है, वैसे तो देखा जाए डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर v होगा इसका भी v होगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। तो अब इस वाली बॉडी के फोर्स हमें दिख रहे हैं, एक्सेलरेशन दिख रहे हैं, बस अब न्यूटन्स लॉ लिखना है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखने में दिक्कत होगी। ऊपर जा रही क्या लिखेंगे बताओ, T माइनस m1g इज इक्वल टू नेट फोर्स हो गया T माइनस m1g, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव, और ये डाउनवर्ड जा रहा है, इसके लिए क्या लिखेंगे, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ऐड कर दोगे तो ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो a की वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। तो जब इसमें किसी भी पुट करोगे तो टेंशन आ जाएगा 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। रटना नहीं है, फॉर्मूला मत रटना, ठीक है, बेसिक से सॉल्व करना है। मतलब कुछ नहीं करना है बेटा, आपको क्या करना है, दोनों बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और बस उसके लिए सॉल्व कर देना है। चलो फटाफट इसके लिए सॉल्व करो। ये 2 किलोग्राम की बॉडी है, इधर ये 3 किलोग्राम की बॉडी है, ये तो मैं जानता ही हूँ एक्सेलरेशन इस तरह से होगा। चलो a की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू निकालो, और g की वैल्यू ले लेना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं लगाओगे, FBT बनाना है, न्यूटन्स लॉ लगाना। टेंशन कैसे निकालोगे तो समझ आ गया ना, a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो t आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें हमने 2 किलोग्राम वाली बॉडी पे 50 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा लगा दिया। आप दोनों का FBT बनाइए, न्यूटन्स लॉ लिखिए।
24 और 2 पहले वाली दूसरे वाले में 7 और 5 दूसरे 7 5
सकते हैं अच्छी बात है। हाँ भाई सारे आंसर देखो इसका आंसर तो सीधा सीधा है, इसका वेट लगेगा 3 इंटू जी, ये टेंशन टी होगा, ये टेंशन टी होगा, इसमें कितना टेंशन होगा 2t होगा, और ये 2g। कौन सी बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी। क्या एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3g माइनस टी, ये डाउनवर्ड जा रहा है ना, सबको समझ आ रहा है ना, न्यूटन्स लॉ इज इक्वल टू 3 है, और ये ऊपर जा रहा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे t माइनस, सिंपल सी बात मैंने बताई थी, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपने लिया है उस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स कैसे ले लो, पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव, राइट। तो ये ऊपर जा रही तो t पॉजिटिव, 2g नेगेटिव, t माइनस 2g इक्वल टू f इज इक्वल टू m, ऐड कर देंगे, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, g इज इक्वल टू 5 है, a इक्वल टू g बाई 5, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है कि नहीं, और a की वैल्यू रख देंगे 2, कहीं पे भी रख दो तो टेंशन कितना आ रहा है 24 न्यूटन। इतना क्लियर है। अब इसी सवाल को कनेक्ट कर सकता है, काइनेमेटिक्स से रिलेट कर देगा आगे। कैसे रिलेट करेगा, कहेगा बताओ अगर इनिशियली रेस्ट पे थी दोनों बॉडी की, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको एक्सेलेरेशन मिल गया है, ये 2 से अपवर्ड जा रहा है, ये 2 से डाउनवर्ड जा रहा है, तो आप क्या अप्लाई करोगे, 5 सेकंड बाद अगर वेलोसिटी बतानी होगी u प्लस u 0 रख दोगे, रेस्ट से रिलीज किया है, a की वैल्यू क्या रख दोगे, जो ये निकालिए, a की वैल्यू क्या रख दोगे 2, और टाइम 5 सेकंड रख दो। मान लीजिए हम तुमसे ये कहें कि ये वाली पुली से बॉडी 50 मीटर की डिस्टेंस पे थी, तो बताओ ये बॉडी को रेस्ट से छोड़ेंगे तो कितनी देर बाद पुलिस से टकरा जाएगी, तो पुलिस से टकरा तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस यू 0 रख देंगे, a 2 रख देंगे। समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन को आगे काइनेमेटिक्स से जोड़ सकता है, इसी क्वेश्चन को वर्क पावर एनर्जी से जोड़ सकता है। कैसे, 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, और मान लो तुमसे कहे कि बताओ अगर हम ये पूछे कि 1 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 1 मीटर आएगा कि नहीं आएगा। अब हम कहें बताओ 1 सेकंड में इस बॉडी पर जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसने कितना वर्क डन किया, तो टेंशन फोर्स का वर्क डन आएगा F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो देखो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, बॉडी भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट और टेंशन सेम डायरेक्शन में होगा, एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो T इंटू एस, टेंशन है 24, डिस्प्लेसमेंट 1, 24 जूल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ सवाल एक ही होता है, जब आप पूरी मैकेनिक्स पढ़ लोगे ना तो इसी सवाल में काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, कहीं मोमेंटम पूछ लेगा, सवाल यही रहेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड होती चली जाएंगी, उस वक्त आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। मान लीजिए हमने आपसे वर्क डन पूछा लेकिन आप टेंशन ही नहीं निकाल पाए, तो क्या वर्क डन निकाल पाएंगे, टेंशन कैसे निकाल पाएंगे अगर आपको न्यूटन्स लॉ आता होगा। डिस्प्लेसमेंट में नहीं निकाल पाए, डिस्प्लेसमेंट कब निकाल पाएंगे अगर आपको काइनेमेटिक्स आती है, और वर्क डन तब निकाल पाएंगे जब वर्क पावर एनर्जी आती है। यानी अगर 3 चैप्टर आते हैं तब आप वर्क डन निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा रोल। ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत तेजी से मिक्स होते चले जाते हैं। एक सेकंड बेटा, जी सर, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, ठीक ठीक, बस बस, हाँ हाँ हम समझ गए थे, क्योंकि वही एक चैनल ही है हमारे पास, और किसी से लिया ही नहीं। ये कौन है, नहीं नहीं, तो इसी की तो बात कर रहे थे हम। अरे ना ना, इसी दिलीप को कहा, दिलीप पाल के लिए कहा था। हाँ मतलब इसी के लिए हम कह रहे थे, इसी के लिए कह रहे थे। अच्छा अच्छा, ये बताओ तो पिछला तुमने किससे, इससे दिलीप पाल से लिया। अच्छा चलो एक कर दिया, लेकिन अच्छी बात है आपने मारी। मुझे लगा इसका
तो मैं ये कह रहा था कि इसलिए हर फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो टेंशन पे फोकस करेंगे, हर सवाल में हम आपको काइनेमेटिक्स की बात नहीं करेंगे, वर्क और एनर्जी, बस हम आपको थोड़ा एहसास दिला रहे हैं कि अगर आप एक भी कॉन्सेप्ट वीक है आपका तो आपसे ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप टेंशन नहीं निकाल पाएंगे। आपको खूब वर्क और एनर्जी आती हो लेकिन आप न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन नहीं आता है, आप टेंशन ही नहीं निकाल पा रहे, टेंशन का वर्क कहां से निकल आएगा, है ना। तो अभी ये मैं मिटा देता हूं, मुझे नहीं पता कितने लोगों को वर्क डन का फॉर्मूला पता था, तो आप ये मत सोचना ये सब पढ़ाऊंगा आगे। तो फिलहाल तो आप हम फोकस करेंगे फोर्स एक्सेलरेशंस पे, बात होगी इस चैप्टर में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूटन्स लॉ के सवाल में वर्क और एनर्जी नहीं आ सकता या काइनेमेटिक्स नहीं आ सकती, बिल्कुल आती है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बच्चों अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस वाले बॉडी पे वेट लगेगा 4 इंटू जी, इस वाले का लगेगा 2 इंटू जी, तो 2g ये हो गया, 50 ये हो गया, टोटल कितना हो गया डाउनवर्ड 70 न्यूटन हो गया, और ये कितना है 40। तो भले ही ये भारी बॉडी हो पर फोर्स तो इसमें ज्यादा लग रहा है ना। कौन सी बॉडी नीचे जाएगी इस बार, ये वाली डाउनवर्ड जाएगी, सेम एक्सेलरेशन के सेम मैग्नीट्यूड से, ये एक्सेलरेशन जो होगा मैग्नीट्यूड सेम होगा और ये ऊपर जाएगी, राइट। यहाँ पे टेंशन स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगा ना, इसमें 2t रहेगा। अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछे तो t का डबल कर देना बस। अरे नहीं बता पाओगे, बहुत बढ़िया। अब चलो इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखते हैं, ये डाउनवर्ड जा रहा है तो दोनों फोर्स पॉजिटिव आएंगे, ये तो 2g प्लस 50 माइनस t, समझ आ रही बात, ये F हो गया, F बराबर में लगा रहे हैं बेटा, समझ आ रही ना बात। एक इधर की तरफ है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड वाले फोर्स कौन है, 2g हो गया, 50 हो गया, कैसे लिखे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। एक्सेलरेशन के उल्टा कौन लग रहा है, टेंशन, नेगेटिव, इक्वल टू m है, m कितना है 2, समझ आ रही बात। ये ऊपर जा रही बॉडी, चलो इसके लिए क्या लिखोगे, t माइनस इक्वल टू, ऐड कर दो दोनों को, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 70 माइनस ये 30 हो गया, ये कितना आ गया 5, ये 5 आ गया, ए रख दो 5 किसी में, टेंशन बताओ कितना आएगा 60 न्यूटन, चलो 60 न्यूटन आ गया, ठीक है, इस तरह से आ गया। बताओ भाई, अब हम कहें बताओ दो, अगर रेस्ट से सिस्टम को रिलीज करें तो 2 सेकंड के बाद इन दोनों बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। रेस्ट से अगर रिलीज करें, रेस्ट से, तो देखो एक बॉडी नीचे जाएगी एक ऊपर जाएगी, सेम एक्सेलरेशन से। तो देखो 2 सेकंड बाद अगर हम किसी एक की वेलोसिटी निकालें, v इक्वल टू u प्लस 80, u 0 रख दे रहे हैं, a आया है 5, टाइम है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। ये 10 से डाउनवर्ड जा रहा होगा, एक की 10 डाउनवर्ड होगी और एक की 10 है, तो सेम ही रहेगी ना। अब जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो v2 माइनस v1 करोगे, इस वेक्टर में ये घटाओगे तो इसको जब घटाओगे तो ये पलट जाएगा वेक्टर, तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20, तो 2 सेकंड बाद रिलेटिव वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। अब मान लीजिए मैंने जेई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, जेई मेन में मैंने ये नहीं पूछा कि तुमसे एक्सेलरेशन कितना है, टेंशन कितना है, मैंने कहा इस सिस्टम को ऐसे छोड़ा गया, बताओ इन दोनों ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है आफ्टर 2 सेकंड। तो आपको मान लो खूब न्यूटन्स लॉ आता है पर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं याद आ रहा है, तो आप 20 तक पहुंच पाएंगे नहीं, कनेक्टेड है कि नहीं। एक ही सवाल में 2 चैप्टर मैंने कवर कर लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कवर कर लिया और मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी छोटा सा कवर कर लिया। 2 में से कोई कॉन्सेप्ट अगर हिलाए बच्चे का तो बच्चा फेल, समझ गए ना। इसीलिए एक एक सवाल में 5-5 चैप्टर इन्वॉल्व करते हैं एडवांस वाले, तो बैंड बजा देते हैं। ये तो बहुत हल्की फुल्की बात है, इतना तो नीट वाले ही एंजॉय कर लेते हैं, इतना मिक्सिंग तो जेई का तो फिर बात ही अलग है। एवरेज समय मिलता है 18 क्वेश्चन 1 घंटे में आते हैं, 3 मिनट मान लो, 3 सवा 3, जरूरी नहीं कि 5 हो, 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन मिक्सिंग जरूर होती है। 3-4 कॉन्सेप्ट जरूर मिक्स होते हैं।
चलिए आइए, चलो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ये 4 kg की बॉडी है, या मैं इसको सीधे मासेस में लिखता हूँ, इसको m लिखूंगा, इसको 3m लिखूंगा। इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू 4 mg है, और इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू 3 mg है। चलो एक्सेलेरेशन निकालो, टेंशन निकालो फटाफट। देखो ये टेंशन टी इधर, ये टेंशन टी इधर, ये mg, ये 3mg। कौन सी बॉडी नीचे जा रही है? ये 3 और 3 6 mg हो रहा है टोटल यहाँ पे। चलो क्या लिखे, ये ऊपर जा रहा है तो इसको लिखेंगे t माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 5 mg। इकट्ठे लिख दिया, कोई दिक्कत? ये दोनों प्लस करके माइनस कर दिए, और ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे m। अब धोखे में क्या करते हैं लोग, 5 mg है तो इधर 5 m कर देते हैं, कहते हैं सर ये m इसका और 4m इसका। ये 4 से ही कोई मास थोड़े ना लटका रखा है, समझ में आ रही बात? m ही लिखना। ये डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या लिखेंगे, 6 mg फोर्स डाउनवर्ड है और t अपवर्ड है। कितना m है कि 6 m है? तो mg डिवाइड बाई, तो a इक्वल टू g बाई 4 आ रहा है, तो t कितना आ रहा है? 21 mg बाई 4, ऐसे कर लिया। तो इसमें टेंशन कितना आएगा? 2t आएगा। इसका मतलब है 21 mg बाई 2। बताएं भाई। चलिए थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट और मिक्स करते हैं, कहानी में ट्विस्ट। चलो इधर क्या किया मैंने, 2 बॉडी लटका दी। m है, ये 3m है, और इधर एक बॉडी है, ये 2m है।
अब आप देखिए, इसमें ये स्ट्रिंग सेम है, इसमें टेंशन तो सेम रहेगा, ये पूरी सेम स्ट्रिंग, ये डिफरेंट स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ये मेन आर्म है, ये T और T है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2T। अभी आप बताओ कौन सी बॉडी नीचे जा रही है, ये दोनों नीचे जा रही है क्या ऊपर, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन होगा। ये किधर जा रही है, ऊपर। अभी क्या मुझे बताना पड़ेगा कि आप सारी चीजें निकाल लोगे, एक्सेलरेशन निकालना है, T निकालना है, T1 निकालना है। कम से कम इक्वेशन में पहले एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करो। देखो ये ऊपर जाएगा, इसके लिए ये 2mg लगेगा, तो T माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m। और इन इसको क्या करो बेटा, एक सिस्टम मान लो पूरा। क्यों बेटा, 3 इक्वेशन क्यों लिखोगे, इस पूरे को सिस्टम मान लो, तो ये पूरा 4mg लगेगा, ये T1 इंटरनल हो जाएगा, तो 4mg माइनस T इज इक्वल टू डाउनवर्ड आ रहा है 4ma, यहां से एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ये है ए निकालने का बढ़िया सिंपल तरीका। इन क्वेश्चंस के लिए कुछ ट्रिक्स या कुछ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं, वो बाद में बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो बुरी आदत पड़ जाएगी, न्यूटन्स लॉ नहीं लगाओगे, इसलिए न्यूटन्स लॉ लगाना बहुत जरूरी। ऐड करेंगे, T से T कैंसिल आउट हो रहा है, 4 माइनस 2 2mg 6ma है, तो A की वैल्यू आ रही है g/3। बोलो टेंशन कितना आ रहा है, 2m इंटू 4g/3, 8mg/3 आ रहा है ना। मेरे हिसाब से इक्वेशन बन गई, तो फिर सॉल्व तो कर ही लोगे ना। ऐड करोगे एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ये पुट करोगे T आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब मान लो किसी ने कहा T1 निकालो, तो T1 निकालने के लिए 3m मास का FBD बना लेते हैं, तो 3mg डाउनवर्ड है, एक्सेलेरेशन हमें पता चल चुका है, ये T1 लग रहा होगा। बताओ लग रहा होगा कि नहीं। सिर्फ नीचे वाली बॉडी को देखो, केवल ओनली वन बॉडी, तो अब इसके लिए इक्वेशन लिख दो, 3mg माइनस T1 इज इक्वल टू 3m। ए पुट कर दो, T1 आ जाएगा। समझ में आ रही बात, बताओ कोई दिक्कत हो। पुरानी बातें रिपीट हो रही ना, इसलिए टाइम नहीं लगेगा। नई बात क्या थी, बस टेंशन को डिवाइड करना, बाकी सब तो पुरानी बातें पढ़ा चुके हैं, इसलिए लिंक होती चली जाएंगी, सवाल नए आते जाएंगे, कॉन्सेप्ट पुराने हैं। F इज इक्वल टू ma बाय द वे चल रहा है, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगा है। तुम लोग से मैंने कहा था ना कि केवल FBD और F इक्वल टू ma आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। ठीक है, कोई परेशानी। चलो थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, और थोड़ा सा ऐसे, ये एक बार ये सरफेस है, ये ऐसे सरफेस है, यहां से रॉड लगा के एक पुली को कनेक्ट कर दिया है, इसे क्लैंप बोलते हैं, क्लैंप या रॉड जो भी मानो, सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है। इससे एक स्ट्रिंग पास होके इधर से बॉडी लटक रही है, और ये बॉडी m मास की है। इधर एक स्ट्रिंग इधर से पास हो रही है और इधर कनेक्ट होके ऐसे आ रही है, ये स्ट्रिंग, यही स्ट्रिंग ऐसे पास हो रही है। ये बॉडी 4m मास की है, ये स्मूथ सरफेस है जिस सरफेस पे ये बॉडी रखी है, और ये आइडियल पुली है, स्ट्रिंग भी आइडियल है। और हमसे कहा गया फाइंड आउट एक्सेलरेशन। 3 चीजें पूछी जाती है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, टेंशन फोर्स, फोर्स बाय क्लैंप ऑन पुली। ये तीसरी नई बात आ गई, अब इसमें थोड़ा सिखाएंगे नई बात, ये सब पुराने अभी बताते हैं। क्यों 0 होगा अवनी, क्यों ये मन में बात आ रही तुम्हारी।
ये कह रहे हो 4m बड़ा है, ये रखा कहाँ, लटका हुआ है। अच्छा आकृति एक बात बताओ मुझे, आकृति कह रहे हैं, क्या नाम तुम्हारा, अवनी, अवनी ये बात बताओ तो मुझे कि अगर मैं इधर की तरफ फोर्स लगाऊं ऐसे, मान लो ये फ्रिक्शन लेस है और मैं जरा सा फोर्स लगाऊं, 1 न्यूटन लगाऊं और मैं कह रहा हूं 1000 किलोग्राम की बॉडी, सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं, लेकिन कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो इसे आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाएगा ना। जब ये बॉडी लटक जाएगी तो इसका ग्रेविटी इसे घसीटेगा, ये टेंशन यहां आएगा, जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी तो टेंशन आएगा, ये पुली पे ऐसे लगेगा, पुली पे ऐसे लगेगा, ये टेंशन बॉडी पे ऐसे लगेगा, लेकिन इसका जो वेट होगा वो 4 mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, जिसे नॉर्मल ने बैलेंस कर रखा होगा। इसका वेट तो एक्टिव है ही नहीं यहाँ पे, ये कौन सी लटकी हुई कहां है, तो जमीन पे रखी हुई है, फ्लोर पे रखी हुई है। तो कुछ भी टेंशन हो, हम कह रहे हैं टेंशन की वैल्यू बहुत कम, ये बिल्कुल हल्की बॉडी हो, 1 ग्राम की हो हम कह रहे हैं, और ये 10,000 किलोग्राम की बॉडी हो, फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर जरा सा भी फोर्स लगाओगे तो इसे आगे, यहाँ पीछे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है रोकने के लिए, या कितनी भी हल्की हो कितनी भी भारी हो, इसको इधर जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं? तो रेस्ट पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कुछ बच्चों के मन में ये विचार आया होगा कि ये पीछे भागेगी, क्यों भागेगी भाई? वेट नहीं, लटकी थोड़े ना है कि पीछे भाग जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसके वेट को किसने खत्म कर दिया? नॉर्मल और 4 mg का रिजल्टेंट कितना हो गया? 0, खत्म, खल्लास। अब अगर जरा सा भी टेंशन उधर की तरफ लगेगा, या तो मैं कोई फोर्स इधर की तरफ लगा दूं, तो मैं देखूंगा कि टी बड़ा है कि ये वाला फोर्स बड़ा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस बात में किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि ये बॉडी नीचे आएगी एक्सेलरेशन ए से, और उसी एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से ये बॉडी राइट जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? ये कितनी भी भारी हो, कितनी भी हल्की हो, ऐसा ही मोशन होगा जब तक कि कोई फोर्स ऐसे नहीं लगाते। अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तब हम देखेंगे कि mg बड़ा है कि f बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन अपनी तरफ घसीट लेगा। पर अभी तो हमने ये लगाया नहीं। बेटा क्लियर है? अब क्या बचा? न्यूटन्स लॉ। देखो बॉडी, न्यूटन्स लॉ लगाओ, बोलो जरा इसके लिए कितना लगेगा, देखो देखो, बोलो क्या लगेगा, क्या लिखोगे? mg इज इक्वल टू, शाबाश, और n बराबर क्या हो जाएगा? गोली मारो, इसको चक्कर ना पड़ो, n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुत समय लेते हो इतना, मेरा एकदम दिमाग खराब हो जाता है। n इक्वल टू कितना होगा? इधर की तरफ लिखते तो इसको हटाओ, n इक्वल टू 4 mg की जरूरत नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ क्या लिखेंगे? केवल t आएगा, t माइनस 4 mg ने कर दिया ना। ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, हम न्यूटन्स लॉ इधर लगा रहे हैं, इस बार ना आएगा t माइनस mg, समझ रहे हैं ना? केवल एक फोर्स लग रहा है, t इज इक्वल टू कितना है में? क्या भाई साहब दोनों इक्वेशन समझ में आ गई? दोनों को जोड़ दोगे t से t कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ रही कितना? g/5, और a की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो t की वैल्यू क्या आ रही है? 4 mg/5। ये हो गई पुरानी बातें, ये बात हम आपको सिखाएंगे, अभी नई बात है, कैसे निकालते ये सिखाएंगे, छोटी छोटी बातें ऐड होती जाएंगी। आज हम क्लास के बाद एक लेक्चर ग्रुप पे डालेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लेक्चर नंबर 5। वो लेक्चर इसके जस्ट बाद का लेक्चर, वो आप देख के आओगे ताकि नेक्स्ट क्लास में सबको फटाफट मदद मिले उस चीज से, पिछले साल का कुछ तो फायदा उठाएं। लेक्चर नंबर 5 जो इसके जस्ट बाद वाला लेक्चर है, वो मैंने बहुत विधिवत रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो आप थोड़ा सा आगे हो जाएंगे कोर्स में। सार्थक महाराज समझे रहे ना? धीरे से ऊपर पहुंच जाएगा लेवल हमारा क्वेश्चंस का, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। मैकेनिक्स इतनी आसान भी नहीं है, चीजें बदल जाती बहुत, रट नहीं सकते आप, कितना रटोगे? रटने जैसा क्या है इसमें, समझना है, लेकिन हाँ फील आती है इसकी, अगर जो समझता रहेगा उसको मजा आएगा इसमें, और रटेगा तो वो तो निपट जाएगा, दर्द ही दर्द है इस रास्ते में। अब आओ क्लैंप पे फोर्स पूछते। याद करो किसी बॉडी के लिए अगर हम ये लगा रहे हैं, ये नेट फोर्स होता है, मास एक्सेलरेशन, अगर मास ही 0 हो बॉडी का, तो पक्का उस बॉडी पे फोर्स कितना आएगा? यानी मासलेस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अगर फोर्स 0 नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना? तो अगर कोई एक मैं ये कह रहा हूं, एक तो मासलेस बॉडी, जैसे ये पुली है, ये पुली कैसी है? मासलेस है कि नहीं है? और पुली यहीं की यहीं है। अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया आपको, ये जो पुली है ये आइडियल है, मतलब इसके और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन है कि नहीं?
नहीं है, तो ये पुली घूमती नहीं है आइडियल वाली, इसके ऊपर से रस्सी फिसलती है ऐसे। कई बार बच्चों को लगता है, यही पूछ लेते थे, बताओ पुली घूमती है कि नहीं, तो आइडियल पुली घूमती नहीं है, फ्रिक्शन ही नहीं तो कैसे घूमेगी। वो वाली पुली नहीं, वो रियल पुली होती है, वो रोटेशन में पढ़ाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ाएंगे वहां जहां जब कुएं में पानी भरते हो ना, वो गिरनी होती है, वो रियल पुली होती है, मास वाली पुली। ये यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं, जब फ्रिक्शन ही नहीं, पुली अपनी जगह ऐसे रहेगी और रस्सी इसमें से ऐसे पास हो जाएगी। ये मान लो पुली है, ये पुली है, सर्कल दिख रहा है तुमको, इसमें ऐसे ऐसे फिसलती है ऐसे। अरे फिसल रही है ना ये, देखो ये ऐसे घूम नहीं रही, घूमती नहीं है, ठीक है। तो आइडियल पुली घूमती है ना, ठीक। तो सुनो, तो ये वाली पुली एक तो मासलेस है, ऊपर से रेस्ट पे एक तो मास नहीं, ऊपर से एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो पक्का एफ कितना होना चाहिए, इसका मतलब इस पुली पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। अब मैं इस पुली को बना लेता हूं, हेलो पुली कैसी हो तुम। पुली बोली बढ़िया, आजकल कोरोना चल रहा है और कुछ नहीं है, बहुत दिनों से गए नहीं है बाहर घूमने उमने, बताओ छुट्टी नहीं मना पाई। तो मैंने कहा ये बताओ तुम इतना रुकी हुई हो, तुम पे इतने सारे फोर्स लग रहे हैं, फिर भी तुम रुकी हुई कैसे। तो उसने बताया, देखो एक तो टेंशन लग रहा है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है, सोच रहा है हम इधर चले जाएंगे, लेकिन इसे क्या पता कि हमें कुछ लोग और भी खींच रहे हैं। ये वाला टेंशन इधर खींच रहा है कि नहीं, एक टेंशन ऐसे लग रहा है, किधर लग रहा है। तो मैंने कहा तो यार पुली, तुम इस बात को समझो, अगर ये दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट तो ऐसे आएगा, और क्योंकि ये दोनों एंगल 90 पे लग रहे हैं, अगर थीटा पे होते हैं तो दोनों का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कौन सा लॉ, मैक्सवेल लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। चलो कुछ तो याद है कम से कम, ठीक है। क्या सासू सोच रहा था, लगता सर पगला गए, मैक्सवेल लॉ बोल रहे हैं। ये तो मैं उल्टा पुल्टा बोलता हूँ कि तुम्हें याद है कि नहीं याद है। तो भैया एंगल हो गया 90, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√t√2, यानी इन दोनों टेंशन का रिजल्टेंट t√2 है। पर ये पुली कह रही मेरे ऊपर तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसे किसी ने तो कैंसिल किया होगा। ये जो क्लैंप है ना, ये क्लैंप ऐसे फोर्स लगा रही होगी नहीं, ये क्लैंप, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में बनेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लैंप लगाएगी। और ये अब इन दोनों को हटा के तो हमने ये बना दिया, और इसको इससे क्या करा दिया, कैंसिल आउट। इसका मतलब बच्चों क्लैंप का फोर्स t√2 के बराबर होगा, और t की वैल्यू आप निकाल चुके हो, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, 4mg/5। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसे पुली हो, मासलेस पुली होगी और उससे क्लैंप कनेक्टेड, ध्यान रखिएगा ये मासलेस पुली की बात हो रही है। ऐसे मासलेस पुली में जब भी क्लैंप का फोर्स पूछे तो उस पे जो रिजल्टेंट टेंशन फोर्स होगा, दोनों टेंशन का वेक्टर रिजल्टेंट जो होगा बाय पैरेललोग्राम लॉ, उसके इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी रिजल्टेंट फोर्स कितना हो पाएगा, 0 बनेगा। तो बस t और t का रिजल्टेंट लेना है, t√2 विल बी द आंसर। तो ये नई वाली बात ऐड हो गई, अब आपके लिए ये क्लैंप वाली बात भी पुरानी हो गई, ठीक है। तो t की वैल्यू आपने रख दिया, t की वैल्यू क्या है भैया, 4mg/5 और अंडर रूट ये 4√2 mg/5 is the force applied by clamp on the pulley। देख लो भैया, चलो कम ऑन जल्दी से। समझ गए बेटे, गुड। एक सवाल और प्रस्तुत है आपके लिए। ये 2m मास की बॉडी, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू 8 mg है। यहां से एक पुली पास हो रही है, यहां से एक बॉडी हमने लटका रखी है जिसका मास 4m है, और यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ आइडियल फाइडियल है। तो ए की वैल्यू निकाल दो, टेंशन की वैल्यू निकाल दो, और ये जो क्लैंप है, क्लैंप का फोर्स निकाल दो। वरुण सिंघानिया पूछ लेना बेटा।
बताओ भाई। हाँ भाई, इस वाले का वेट लगेगा यहाँ पे 4 mg, ये टेंशन टी, इस पे टेंशन टी, ये लग रहा है इसका वेट 2 mg, जो कि नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस होगा। तो n की वैल्यू 2 mg, ये तो मैं अलग करके रख देता हूँ, फेंक देता हूँ इसको। इधर एक एक्सटर्नल फोर्स खींच रहा है जिसकी वैल्यू 8 mg है, और इधर एक एक्सटर्नल फोर्स है जो 4 mg है, जो कि वेट है। 1 सेकेंड बच्चा। हेलो, नहीं रुक जाओ, अरे रुक। क्योंकि मेरा जन्म अनंत चतुर्दशी के दिन हुआ था। आइए, तो बच्चों ये बताओ, इस बार मोशन किस तरफ होगा? नीचे जाएगा कि इधर जाएगा? किधर होगा मोशन? लेफ्ट साइड जाएगा। क्यों जाएगा? ये फोर्स अधिक लग रहा है ना, उससे डायरेक्टली देखो कनेक्टेड है। ये फोर्स छोटा है, ये फोर्स बड़ा है ना, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में इस तरह से जाएगा, है ना। तो अब बस देखो, ये दोनों फोर्सेस तो बैलेंस है, इनको तो देखो ही मत। इस डायरेक्शन में इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिख लो, और इस डायरेक्शन में इसके लिए लिख लो। तो इस वाले के ऊपर जा रहा है, क्या लिखेंगे न्यूटन्स लॉ? T माइनस 4 mg इज इक्वल टू 4 ma, और ये लेफ्ट आ रहा है तो ये क्या लिखेंगे? 8 mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m। समझ आ रही बात? ऐसे लिख देंगे। समझो, समझे बिना नहीं काम चलेगा।
तो बस पहले देखो ये डिसाइड करना होता है पहले कि कौन सी बॉडी किस तरफ जाएगी। ये आप फोर्सेस के मैग्नीट्यूड देख के देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्ट कनेक्शन है, इसका इधर है इसका इधर, ए बना लो। फिर फोर्स देख लो, एक्सेलरेशन देख लो, न्यूटन लॉ लिख दो। और अगर आपने बिना एक की डायरेक्शन बनाए ऐसे हवा में बैटिंग करी तो आप कभी ना कभी अच्छे सवाल में लटक जाओगे। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आखिरी के 2 क्लास में जो क्वेश्चन होंगे वो आते हैं जी। ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन यही, नीट में इससे ऊपर नहीं आता, आज तक नहीं आया। मतलब हम लोग जो मल्टीपोली और मल्टी कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चन करेंगे फिर थोड़ा सा नीट से ऊपर निकल जाते हैं, फिर वो जेई में आते हैं। बोर्ड्स में भी मेरे हिसाब से इतना ही आता है, उससे ऊपर नहीं आता। क्लैंप है नहीं तो यहां से ए कितना आएगा, आ जाता है, पूछने वाले पूछ लेते हैं। 2G/3 और टेंशन 20 mg/3 और एक्सेलेरेशन कितना, क्लैंप तो T√2 आएगा। अब क्या नई बात बताए, 90 डिग्री पे ही है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट, थोड़ा थोड़ा चेंज करें, लिंक करते हुए चल रहे हैं कहानी को, ठीक है। आओ देखो, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन हो, ये एंगल 30 डिग्री हो, ये फिक्स्ड हो, ये m मास है, ये 2m मास है। और ये 30 डिग्री एंगल है, ये m ये 2m, और ये क्लैंप है जिसको हमने लगा रखा है, ये स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है कोई। तो फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग और फोर्स अप्लाइड बाय क्लैंप। तो सबसे पहले आप मुझे कुछ बेसिक बात बताओ, कोई पुरानी बात बताओ बेटा। पुरानी ये है कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे होती थी तो हम सारे के सारे न्यूटन्स लॉ या तो प्लेन के पैरेलल लगाते थे या प्लेन के परपेंडिकुलर। ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले फोर्सेस के कंपोनेंट करते थे, प्लेन के पैरेलल और प्लेन के, और मेनली एक कंपोनेंट होता था mg का। तो mg डाउनवर्ड लगता था, याद करो, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड आता था mg sin थीटा, और ये वाला आता था mg। कैसे आता था सारी बातें समझा चुके बेटा, अब दोबारा तो नहीं पूछोगे मुझसे, बता चुके हैं ना। पुरानी बातें अगर दोबारा से पूछोगे तो फिर मुझे इरिटेशन होगा, नई बातें खूब पूछो। ये नॉर्मल लग रहा होगा। अच्छा बताओ, प्लेन के परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है इसका, तो नॉर्मल की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख दूं, mg cos थीटा। देखो ये टेंशन ऐसे लग रहा होगा, ये सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन आइडेंटिकल होगा, और यहां पर कितना फोर्स पुल कर रहा होगा, 2mg। अब देखो इसका फोर्स 2mg पुल कर रहा है, यहां से पुलिंग फोर्स कौन है, एक्टिव फोर्स कौन है जो पुल करेगा, cos थीटा वाला, sin थीटा वाला। अब दो में कंपैरिजन करो, क्योंकि डायरेक्ट एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो दो में कंपैरिजन करो, mg sin 30 और 2mg। ये 2mg है और ये mg/2 है, कौन बड़ा है, कौन सी बॉडी नीचे जाएगी, ये वाली नीचे जाएगी। तो कितना एक्सेलरेशन मान लेते हैं, a। इसका क्या मान लेते हैं, a ऊपर की। क्या आप बस न्यूटन्स लॉ लिखना रह गया, लिख दो इसकी खुशी के मौके पे।
हो गया। एक बात बताओ, एक्सेलेरेशन कितना हो? इसके लिए लिखेंगे 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma, लिखेंगे ना। और ये वाली बॉडी ऊपर जा रही, इसके लिए क्या लिखेंगे? t माइनस एम जी साइन 30 इज इक्वल टू ma। बताओ लिखेंगे कि नहीं? ये हो जाएगा 3mg बाई 2 इज इक्वल टू 3ma। ये क्या आ रहा है? g बाई 2। टेंशन कितना आ रहा है? mg। ओके, अब देखो क्लैंप देखते हैं। पुली बनाएंगे, एक पुली पे टेंशन लग रहा है इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और एक वर्टिकल लग रहा है। ये एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री अंतर है, टी रूट 2 नहीं होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं पहले। तो ये रिजल्टेंट आएगा, इसके अपोजिट क्लैंप लगाएगा, लगाएगा कि नहीं? कॉन्सेप्ट बता चुका हो ये। तो पहले क्लैंप का फोर्स वही होगा जो रिजल्टेंट टेंशन का फोर्स होगा। तो क्या आएगा? अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 टी 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 रूट 3। बताओ बेटा, कोई परेशानी तो नहीं है? धीरे धीरे देखो क्वेश्चन बदलता जा रहा है ना, लिंक करते चल रहे हो ना। लेकिन अब इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रखनी है और mg cos थीटा mg sin थीटा करना है, तो दुनिया जानती है। नई बात क्या है? बस थोड़ा सा ये देखिए, कुछ लोग ने रट लिया होगा टी रूट 2 ही आएगा, कराएगा क्लैंप, एंगल बदल गया। अब सोच रहे हो कि 60 कैसे आया? अरे यार ये 60 है ना, ये 90 हो गया, ये 30 90 तो ये 60 बचा ना। इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये, एंगल तो वही होगा। देखा, यही चेंज हो जाता, गड़बड़ हो जाता। कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं? टफ नहीं लग रहा होगा? cos थीटा बाई 2 अगर उसके बीच में सॉल्व करके, अरे टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन लो, 2 प्लस 2 cos 60। cos 60 क्या होता है? 1/2। अरे देखो, ये cos 60 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया। cos 60 के बजाय √3/2 लिख दिए बेटा। सुधर जाओ, सुधर जाओ। समझ पा रहे हो बच्चों? शाबाश। अब हम डबल इंक्लाइंड प्लेन पे आ चुके हैं, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये फिक्स्ड है, कैसा है? फिक्स्ड और स्मूथ भी है, फ्रिक्शन नहीं है कहीं कोई। यहाँ एक पुली कनेक्टेड है, एक बॉडी इस वाले प्लेन पे रखी है ऐसे कनेक्टेड, एक बॉडी इस वाले प्लेन पे रखी है ऐसे कनेक्टेड। ये 2m है, ये m है। ये कितना मान लें? चलो 30 ले लेते हैं अभी। चलो एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालो। और ये क्लैंप है। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, और क्या चाहिए? टेंशन, और क्या चाहिए? क्लैंप का फोर्स। क्लैंप का फोर्स लिखने से पहले एंगल जरूर देखना। यार चौथा ही लेक्चर है, पांचवा नहीं है यार। अच्छा, क्या कर दिया था? अच्छा, नहीं हो गए। यार बहुत लेक्चर लग रहे हैं यार, अभी तो 3-4 लेक्चर का बचा हुआ है। सूडो बचा है, स्प्रिंग फोर्स बचा है, कंस्ट्रेंट बचा है। हाँ संडे वाला। संडे कब आ रहा है? ये संडे 3 घंटे क्लास डन है। सवा 9 से 12 रख देंगे संडे।
आज दिन कौन सा है? ट्यूसडे यानी थर्सडे, सैटरडे और संडे, 3 दिन में हम लोग को ये वाला चैप्टर खत्म करना है। आज एक क्विज है आधा घंटे की तुम लोग की, ठीक है? सारे फोर्सेस बना लिए? देखो ये इधर लग रहा होगा mg sin थीटा, ये क्या होगा mg, और ये लगेगा नॉर्मल n1, तो n1 की वैल्यू क्या हो गई mg cos थीटा। ये टेंशन t लगेगा, यहाँ पर टेंशन t होगा, इधर की तरफ क्या आएगा 2mg sin थीटा, इधर की तरफ क्या आएगा 2mg, और ये n2 आएगा, तो n2 कितना हो जाएगा? प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं हो रहा ना बेटा, इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे ना। अब देखो दो फोर्स से कंपेयर करोगे, ये mg sin 30 है, 2mg sin 30, इन्हीं से तो मोशन डिसाइड करोगे, कौन बड़ा है बताओ? ये इधर आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, और ये किधर जा रहा होगा? इधर की तरफ। बस न्यूटन लॉ लिखना है। चलो बोलो इसके लिए क्या न्यूटन लॉ लिखेंगे? 2mg माइनस टी, मार थप्पड़ सही कर देंगे। 2mg sin 30 बोलो ना, sin 30 मन में ही वैल्यू रखे दे रहे हो। ये वाला बताओ, ये ऊपर जा रहा है, क्या लिखेंगे? समझ आ रही बात? सिंपल बात है, जिस डायरेक्शन में ए है उधर वाला फोर्स पॉजिटिव। सरल सरल बात है, कठिन बातें करते नहीं हम। जोड़ दो दोनों को, टी खचाक, ये खचाक माइनस खचाक कितना हो गया? खचाक mg माइनस mg by 2 बचेगा, और 3 में तो 1 इक्वल टू g/6 आ रहा है, वही तो खचाक। और जी ए रखोगे तो टी कितना आ रहा है? 2mg/3। और ये टेंशन, अब देखो पुली, एक टेंशन इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और ये एंगल कितना बन रहा है? इसका अपोजिट क्लैंप लग रहा होगा, तो 120 पे जब रिजल्टेंट लेते हो तो इक्वल आता है, टी के बराबर आएगा, तो क्लैंप की वैल्यू टी आएगी। कैसे लगोगे? √t² प्लस t² प्लस 2t cos 120 cos 120 माइनस 1/2। और 120 डिग्री पे अगर दो फोर्स आइडेंटिकल हो तो रिजल्टेंट भी एफ आता है, ये पता है, ये बात बहुत बार यूज होता है, याद रखा करो। एफ और एफ अगर दो 120 डिग्री पे होंगे तो रिजल्टेंट भी एफ आएगा। समझ रहे हो झुंझुनवाला जी? ये स्टाइल तुम्हारी यार बहुत बढ़िया। ये तुम्हारे बाल ऊपर कैसे रहते, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ गया मैं, ये इतने टाइट हैं तो ऊपर तो रहेंगे ही। ये मेरे बाल आगे आ जाते हैं। एक्चुअली एक जमाने में मैं अजय देवगन से इंस्पायर्ड था, तब तो ठीक लगता था, ये अभी ठीक नहीं लगते भाई। अब छोटे कर नहीं सकते, छोटे कर देंगे तो ऐसे खड़े रहते हैं। समस्या तो ये, बड़े नहीं रहेंगे तो खड़े रहेंगे, और बड़े रखो तो फिर इधर उधर जाते हैं। कैसे, मतलब ये ऐसे हम चाहते हैं मत्थे पे ना रहे यार, गुरु का मत्था दिखना चाहिए एकदम, तेज माथे का हमारा जल। नहीं, हेयर बैंड तो और मौज लगे। सबसे बढ़िया तरीका, 10 रुपए लेने वाले के पास जाइए, कुछ नहीं आएगा, सारे उड़ा दें, ये भी ठीक बात है। जेल लगा ले, ये बात है, जेल लगा लेंगे आप, 3 साल में आपकी सफेद हो जाए। अच्छा, वैसे भी सारे सफेद हो गए, देखिए पूरे हो जाए, समझ लो, इतने सारे, मतलब क्या बताया जाए। अभी हमारे सारे बैचमेट्स ने शादी तक नहीं की, बताओ, इस सफेद हो गए, हद है। हमारे सफेद हो गए, कितना दुख है मुझे इस बात का, क्या ही दुख है, हो जाने दो। तो मतलब कैसे ऊपर जाए? तो जेल एक हो गया ऑप्शन, जेल मत लगा। अच्छा, वही वाला है, जोर का झटका धीरे से लगे, ये बात सही है। मतलब इसका कंक्लूजन ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है, बाल इतने बेकार हैं तो क्या करोगे, है ना? समझ गए।
नींबू बालों में? क्या बात कर रहे हो यार? तो बचपन में पता नहीं कौन कौन से तेल लगा रहे थे सर में, तब ऐसे हुए बाल टाइट टाइट। तुम्हारे? बचपन में 2 साल गांव में रहे, तब सबने मालिश। लेकिन सोचो तुम्हारा पूरा माथा नजर आता है, ये कितनी मतलब बात तेज झलकता है एकदम बिल्कुल। अब जैसे इसके अशाश्वत के हैं, इसके भी आगे ही रहते हैं ना, ये तो जानबूझ के स्टाइल मारता है रंगबाजी से। शर्मा भी रहे, शर्माते भी हो तुम, क्या शाश्वत। चलो हो गया, आंसर आ गया। कोई नहीं कोई। चलिए तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सरल सरल सवालों से हमारी बैटिंग हो रही है अभी। अभी हम झटका देने वाले हैं तुम लोग को बहुत जल्द। इंडिया ने टेस्ट में जीत लिया यार, वही तो यार, ये तो बहुत ही सुखद समाचार है। नहीं यार, हमें ये तो पता था कि ये तो ड्रॉ होगा, थोड़ा सा भी रन बनाने के लिए जाएंगे, लास्ट दिन था तो। ये 2m है, ये m है, ये 3m है। देखो बच्चों, ये डायरेक्टली सीधे सीधे कनेक्टेड है सभी ब्लॉक। तो ये बात समझ में आ रही है ना कि ये देखो यहाँ पर ये वाली बॉडी तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, इसका जो वेट होगा वो तो इससे लगने वाले नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। एक इसका वेट डाउनवर्ड पुल कर रहा होगा, एक इसका वेट पुल कर रहा होगा या नहीं? कोई आया क्या? तो एक बात बताओ, ये वाला बॉडी पे वेट डाउनवर्ड लग रहा है, इस पे अपवर्ड लग रहा है, मतलब टेंशन और वेट डाउनवर्ड लग रहा है। तो यही दो ब्लॉक डिसाइड करेंगे कि कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर। कौन नीचे जाएगा? लेफ्ट वाला नीचे जाएगा, राइट वाला तो ये ऊपर वाला किधर जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। एक्सेलेरेशन ये मान लेते हैं सेम ही होगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है ना। देखो सीधे सीधे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं ना, तो जितना ये मूव करेगा उतना ये नीचे जाएगा, उतना ये ऊपर जाएगा। ये बात फील हो पा रही है कि नहीं? ठीक। अब बस तीनों बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ लिखो। सुनो, इसके लिए वर्टिकल लिख दो, इसके लिए वर्टिकल, इसके लिए हॉरिजॉन्टल लिख देना। ये तो n इक्वल टू 2mg होगा, इसका कोई मतलब नहीं लिखने का। चलो लिखो, बनाओ क्या इक्वेशंस क्या बनेंगी। और ये टेंशन अलग अलग क्यों माना है समझ रहे हो ना? क्योंकि दो स्ट्रिंग अलग अलग है ना, एक में T1 मान लिया, एक में T2 मान लिया। तो हमको A भी निकालना है, T1 भी निकालना है, T2 भी निकालना है। थ्री एम ए और 2ma। ए कहां से आएगा? एक भी तो निकालना है पहले। पहले ये बताओ, इक्वेशंस लिख लिया आपने? राइट लेफ्ट वाली बॉडी के लिए इक्वेशन आएगी 3mg माइनस T1 इज इक्वल टू 3ma। आ रही है कि नहीं? राइट वाले के लिए आएगी T2 माइनस mg इज इक्वल टू ma।
और इस वाली बॉडी लेफ्ट जा रही है तो इसके लिए आएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2m। देखो यही क्वेश्चन बनाया था सभी ने, जोड़ दो इनको, तो जोड़ दोगे तो देखो T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 और T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3mg माइनस mg कितना आ जाएगा 2mg इज इक्वल टू 6m। ये आ रहा है g/3 आ रहा है ना। पता नहीं कितना अधिक समय लेते हो, ऐड करना होता है सारी क्वेश्चंस को। ये रख दो किसी, इसमें रख दो T1 आ जाएगा, इसमें रख दो T2 आ जाएगा। इक्वेशन नहीं बना पाओगे तो सवाल एक को नहीं कर पाओगे, याद रखना जिंदगी में। समझ आ रही बात? हाँ वो तो निकाल लोगे, वो सॉल्व नहीं करूंगा मैं, आदत में नहीं मेरी, वो तो सॉल्व करो। एक और बिल्कुल छोटा सवाल बताते हैं। एक स्ट्रिंग ऐसे लटकी हुई है, स्ट्रिंग है, एक मंकी इस पे चढ़ रहा है, ए मास का मंकी एक्सेलेरेशन ऐसे चल रहा है। तो आपको ये बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। बिल्ड है, स्ट्रिंग वेटलेस, चढ़ के से पकड़ के ऐसे चढ़ रहा है। हाथ दे तुम रस्सी में, रस्सी लटकी कैसे चढ़ोगे? रस्सी का तो मास होता है ना, रस्सी का तो मास। अरे तो मासलेस है, इमेजिन करो, टूट नहीं रही है, मजबूत है, पकड़ के ऐसे से चढ़ सकते। मजबूत है कि तो ये assumption है, कवि की कल्पना है, स्पेशल मटेरियल से बनाई गई है। देखो बिना एफबीडी बनाए भी तुम मेरे टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाओगे। ये बॉडी है कि मंकी है? ये बॉडी क्यों बना रहे हो? मंकी बनाओ। अंतर है दोनों में, अभी अभी एहसास करा दूंगा कि मंकी और बॉडी में कितना बड़ा अंतर है। सुनो तुम लोग, क्या बताया जाए, ये मंकी के हाथ होंगे। एक बात आप लोगों को, एक बात याद है, मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई मासलेस स्ट्रिंग हो और उस स्ट्रिंग को पकड़ के डायरेक्ट फोर्स लगाया जाए तो वही उसका टेंशन होता है। इसका मतलब जो मंकी चढ़ने के लिए, जब खुद कोई चढ़ना चाहता है ऊपर, तो मंकी क्या करेगा? स्ट्रिंग को पकड़ के डाउनवर्ड पुल करेगा और स्ट्रिंग उसका रिएक्शन फोर्स मंकी पे ऊपर लगाएगी, और वो फोर्स अगर वेट से ज्यादा है तभी तो मंकी ऊपर जाएगा। इसका मतलब फोर्स अप्लाइड बाय मंकी ऑन द स्ट्रिंग वही उसका टेंशन फोर्स होगा, और उसका रिएक्शन मंकी पे ऊपर लगेगा। तो मंकी के हाथों पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो टेंशन के ही बराबर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिकॉज मंकी स्ट्रिंग को पकड़ के नीचे की तरफ खींच रहा होगा, तब ऐसे ऊपर चढ़ रहा होगा। चढ़ रहा होगा कि नहीं? और मैंने क्या बताया था, स्ट्रिंग को पकड़ के अगर डायरेक्टली फोर्स लगाया जाए तो वही उसका टेंशन फोर्स बन जाता है। यस या नो? तो इस तरह से आप ऐसे आसानी से mg मत लगा देना। आप पता चलना चाहिए कि टी तो स्ट्रिंग के अंदर होता है, मंकी पे कैसे लग रहा है। तो मंकी ने स्ट्रिंग को कैसे पुल किया है? स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल किया है, और स्ट्रिंग ने रिएक्शन फोर्स मंकी पे अपवर्ड लगाया, और मंकी का एक्सेलरेशन ये है। अब आप लिख सकते हो t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो t क्या आ जाएगा? एम जी प्लस, अगर उतरे एक्सेलरेशन ऐसे तो एम जी माइनस ए आ जाएगा। अब यहीं पे मैं आपसे एक सवाल दे सकता हूं, मैं तुमसे कह सकता हूं कि ये स्ट्रिंग जो है इसका ब्रेकिंग टेंशन 300 न्यूटन है, 300 न्यूटन का टेंशन होगा तो टूट जाएगी रस्सी। और मंकी का वजन 10 नहीं है, 10 अच्छा नहीं लगता मुझे, 20 किलोग्राम है। हाँ मंकी 20 किलोग्राम का भारी भरकम मंकी है, 20 किलोग्राम का मंकी भारी भरकम है। ये मंकी इतने न्यूटन में ये स्ट्रिंग टूट जाती है, 20 किलोग्राम का मंकी है। तो बताओ मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से मंकी चढ़ सकता है? तो यहां पर टी की वैल्यू क्या रख दो और ए की वैल्यू निकाल लो। 300 हो जाएगा, m 20 है, g प्लस है, तो ए की वैल्यू 5 आ रही, g 10 रख दो।
इसका मतलब मंकी मैक्सिमम 5 के एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा होगा तो टेंशन 300 से ज्यादा हो जाएगा, टूट जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है था कि अगर ये 10 मीटर लंबी रस्सी है तो बताओ कितनी देर में मिनिमम कितने टाइम में चढ़ सकता है। तो S बराबर UT प्लस रेस्ट से स्टार्ट किया उसने। तो तुम खुद देखो यार, जब A सबसे बड़ा होगा तभी तो टाइम मिनिमम आएगा। कहेगा ब्रेकिंग टेंशन, ये अच्छा सवाल हो जाएगा। 300 न्यूटन ब्रेकिंग टेंशन है, बताओ मिनिमम कितने टाइम में मंकी राइज कर चढ़ जाएगा ऊपर तक। तो मिनिमम टाइम के लिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो पहले आप क्या करोगे, ब्रेकिंग टेंशन को ब्रेकिंग वैल्यू के बराबर करके ए की मैक्स वैल्यू निकाल लोगे, फिर ए की मैक्स वैल्यू यहां रख करके टाइम की मिन वैल्यू आ जाएगी। अरे आ जाएगी कि नहीं, रिलेट कर पा रहे हो भाई, पक्का ना, ऐसे लिंक कर देगा ना, 5 से ऊपर से ब्रेक। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो जब ये छोटा सा सवाल उस जगह काम आएगा तुम्हारे, हल्के में न लेना बिल्कुल। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे सवाल। ये 10 किलोग्राम की बॉडी है, ये 5 किलोग्राम का मंकी है, या मान लेते हैं 15 किलोग्राम का मंकी है और 10 किलोग्राम की बॉडी से कनेक्टेड। अब इन्होंने दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मंकी इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। फाइंड आउट नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, नंबर 2 टेंशन इन द स्ट्रिंग।
हाँ भाई, देखो छोड़ो, रहने दो, नहीं कर पाओगे। क्या कर रहे हो? अच्छा बताओ, एक्सप्लेन करो। डिमोटिवेट नहीं कर रहे, बताओ क्या कर रहे हो। इसने ये कहा है कि मंकी ऊपर जा रहा है, स्ट्रिंग के रिलेटिव में एक्सेलरेशन दिया है। ये पकड़ के ऐसे लटका नहीं हुआ है। अगर लटका होता तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम होता। ये स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे चढ़ रहा है, और ये क्लास में नहीं। हाँ, क्या बात? टेस्ट रेडी रखा है, डोंट वरी, टेस्ट है हमारे पास। अच्छा, हमें कह रहे हैं सवाल डिग्री के सवाल साथ है। क्या हुआ? क्या कहा सर ने? तो वो आउट ऑफ स्टेशन अभी गाड़ी में वो ट्रैफिक की वजह से तो सर से ये भी पूछ लेना कि एक्स्ट्रा क्लास के टाइम क्या है। अपनी तरफ से थोड़ी ना पूछिए। तो सुनो, ये हल्की बॉडी है, ये भारी बॉडी। जब ये एक तो अगर ये सिर्फ पकड़ के चढ़, अगर होल्ड किए होता स्ट्रिंग, तो भी ये नीचे आता, ये ऊपर जाती बॉडी। और अगर ये स्ट्रिंग को पकड़ के ऊपर चढ़ेगा, इट मींस अभी आपने देखा अगर कोई चढ़ता है तो टेंशन mg+ हो जाता है। इसका मतलब, मैं रटा नहीं रहा हूं फॉर्मूला, मैं ये कह रहा हूं कि टेंशन, अगर कोई मंकी स्ट्रिंग को पकड़ के चढ़े स्ट्रिंग पे, तो टेंशन उसके वेट से ज्यादा होगा। इसका मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन इसके वेट से ज्यादा होगा। तो ये जो टेंशन अगर वेट से ज्यादा होगा तो पक्का गारंटी है कि ये बॉडी ऊपर जाएगी। अब सुनो, ये जो स्ट्रिंग है ना बेटा, ये स्ट्रिंग जो है, ये एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगी। अरे स्ट्रिंग तो उसी से कनेक्टेड है, पर मंकी का एक्सेलरेशन नीचे नहीं होगा। मंकी का सबसे बड़ी बात, मंकी और बॉडी यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड भी नहीं इक्वल होंगे यहाँ पे। अब सोचो, इस स्ट्रिंग ए से डाउनवर्ड आ रही है और स्ट्रिंग पे पकड़ के चल रहा है। तुम ऐसे सोचो, एक पोल पे तुम चढ़ रहे हो और कोई पोल को डाउनवर्ड करता जा रहा है। तुम पोल पे 4 मीटर ऊपर चढ़े और पोल को 2 मीटर किसी ने नीचे गाड़ दिया, तो तुम यहां से यहां पहुंचे थे, लेकिन पोल 2 मीटर नीचे आ गया, तो तुम 4 ऊपर तो गए पर 2 नीचे भी आ गए। समझ में आ रही बात? इसे मैं टेक्निकली भी समझा सकता हूँ फॉर्मूले से, पर बिना फॉर्मूले के समझो ना, बिना टेक्निकल, डायरेक्ट समझो ना कि अगर ये मंकी इस पे सोचो, इस स्ट्रिंग पे अगर ये मंकी थोड़ा सा ऊपर गया, यहां से यहां गया, पर ये 4 से ऊपर गया, पर ये ए से नीचे आ गया, तो नेट में कितना ऊपर गया? 4 - ए। बताओ गया कि नहीं गया? अगर स्ट्रिंग फिक्स होती, रस्सी लटकी होती छत से, हिल भी ना रही होती, तो अगर मैं 4 मीटर रस्सी पे चढ़ता तो मेरा मूवमेंट ग्राउंड के फ्रेम में भी 4 मीटर होता। पर मैं जितनी देर में 4 मीटर स्ट्रिंग पे ऊपर जा रहा हूं, एट द सेम टाइम, इन द सेम टाइम इंटरवल स्ट्रिंग ए नीचे आ रही है, तो मैं नेट में ग्राउंड के फ्रेम से मैं कितना ऊपर गया? मैं 4 - ए ऊपर गया। गया कि नहीं गया? इसका मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन, अब इसे टेक्निकली समझ लो। सर ये क्या बता रहे हो आप, फर्जी वाला? मंकी का एक्सेलरेशन स्ट्रिंग के रिलेटिव में होगा, मंकी का एक्सेलरेशन माइनस स्ट्रिंग का। तो ये कौन सा है? ग्राउंड वाला। तो मंकी का अगर मेरे को ग्राउंड के रिलेटिव में चाहिए, तो मंकी का स्ट्रिंग के रिलेटिव में प्लस स्ट्रिंग का ग्राउंड के रिलेटिव में। मंकी का स्ट्रिंग के रिलेटिव में है 4, है कि नहीं? और स्ट्रिंग का ग्राउंड के रिलेटिव में है ए। जोड़ना है, घटाना नहीं इन दोनों को। तो जब अपोजिट वेक्टर्स जोड़ते हो तो अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड तो घट ही जाएंगे ना, 180 डिग्री पे जोड़ रहे हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? 2 बातें। अगर ए बड़ा है 4 से तो a - 4 डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर 4 बड़ा है a से, तो अब मुझे क्या पता कौन बड़ा है? जिसको मन हो उसको बड़ा मान लो, जिसको बड़ा मानो उसके अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ लिख देना। जैसे मैंने मान लिया कि 4 इज ग्रेटर देन ए, तो मैंने अपवर्ड, इसका मतलब मंकी का एक्सेलरेशन कितना होगा प्यारे बच्चों? 4 - ए अपवर्ड कहो या a - 4 डाउनवर्ड कहो। अब न्यूटन्स लॉ लगा लेते हैं इसके लिए। इसका वेट क्या है? 15g।
चलो इसके लिए लगाएंगे तो ये ऊपर जा रहा क्या लिखेंगे, t माइनस 10g इक्वल टू 10a, और ये भी ऊपर मान लिया हमने, तो क्या हो जाएगा t माइनस 15g इक्वल टू 15, 4 माइनस, समझ में आ रही बात? थोड़ा सा कहानी में टेक चेंज आ गया, देखो छोटा सवाल है लेकिन जहर है बिल्कुल, इसलिए पहले बेसिक वाले सिखाए, फिर तो आप रिलेटिव मोशन उसमें मिक्स करेंगे तब तो समझ पाओगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 माइनस 10, 5g इज इक्वल टू 10a, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 60 और माइनस 15 प्लस 20a हो जाएगा, सॉरी 15a। तो बस ये हो जाएगा 60 इधर 50 और 60 110 इज इक्वल टू 25a, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 110/25 आ जाएगा, अगर मेरा कैलकुलेशन सही। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया है तो टी कट गया, ये प्लस हो जाएगा तो 5g यानी 50 हो गया, और 10a इसको इक्वेशन को पूरे माइनस कर दिया तो 10a माइनस 60 और माइनस 15a माइनस हुआ तो प्लस हो गया 20, ठीक लिखा है ना मैंने, ए ये आ गया, ये एक्सेलेरेशन ए है, तो वो लेस देन 4 आया, मतलब सही माना था, 4 माइनस 1 से अपवर्ड आएगा इसका एक्सेलेरेशन। तो अब मंकी का एक्सेलेरेशन हो गया 4 माइनस, ग्रेटर आ रहा है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, माइनस का 10/25, माइनस का 2/5, माइनस का मतलब हमने ऊपर की तरफ माना है 4 माइनस है, और हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, बिकॉज 4 छोटा है इसे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत है, बस आपने नेगेटिव निकाल दिया है, तो आप ये कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ है और इतना है माइनस 2/5, इसका मतलब है इसका एक्सेलेरेशन 2/5 किधर है, डाउनवर्ड है। ओके, इस तरह से करेंगे बेटा, ठीक है, क्लियर है? तो आज इतना ही करेंगे। आज हम आपको असाइनमेंट दिखाओ, क्वेश्चन की टिक कराए थे पिछली बार, आज फिर और टिक करके आए थे तुम लोग। मैं बहुत कंटाप मारूंगा अगर करके नहीं आओगे। लाओ आज टिक करा दे, खट्टे डाउट बता देंगे। लाओ असाइनमेंट लाओ, क्वेश्चन तो टिक कराने दो, बहानेबाजी कर लो, केवल पढ़ाई लिखाई करना नहीं तुम लोग को, बिल्कुल नालायक कहीं के। असाइनमेंट क्यों नहीं लाए तो? अच्छा, जो पिछली क्लास में कराए थे उसके अलावा क्वेश्चन नंबर, आज हमने एक ट्रिक भी बतानी थी, नेट पुलिंग फोर्स मेथड, आज जानबूझ के ट्रिक नहीं बताई, अगली क्लास में ट्रिक बताएंगे, डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग न्यूटन्स लॉ। तो अभी आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप न्यूटन्स लॉ की आदत डालें, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर सही होगा तो ट्रिक तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब 1 से लेके अब 17 तक तो छोड़ना नहीं है, 18, 19, 20 इतने अच्छे छोड़ सकते नहीं है, 20, 21, 22, 23 ये तो बहुत बढ़िया है, 25 भी बहुत बढ़िया, 25, 26, 27, 28, 29, 28 तक रहने दो, 27 तक करो। कहाँ तक? 27 के बाद फिर आ जाओ। 6 दिया हमें पता है, बाकी पुराने वाले हैं पता है मुझे। तो 27 के बाद आगे कहां तक? 34 करो, 36 करो, 34, 36, 34 इसी कॉन्सेप्ट पे भी देखो मंकी चढ़ रहा है, 34, 36 और 37, 38 इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, 37, 38, 39, 40 चारों सेम कॉन्सेप्ट पे कर सकते हो तो कर लेना, ठीक। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी पे जब नेट फोर्स 0 होता है, रेस्ट पे बॉडी एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो इक्विलिब्रियम पे 45, 48, 52, बाकी नहीं, बाकी हम अभी कराएंगे आपको बाद में। इसमें ज्यादातर आंसर्स दिए नहीं है एक्सेलरेशन के, टेंशन के नहीं है, और एक टेंशन के है, दूसरे टेंशन के नहीं है, वो टेंशन के है। हां, कराया क्लास नहीं केगा मैंने, क्लास नहीं पर काम है कुछ।